Assalamu alaikum students. I am Ikra and I welcome you all to Zavia Educational Services platform and welcome to another article from our newspaper. Our today's article is tectonic shifts. Mostly students, we are reading these articles in order to have a very you can say a kind of deep insight on vocabulary, our knowledge building, facts and figures, and our analysis making. Basically, the competitive exams for which most of you are aspiring and most of you are preparing are nowadays focused on your analysis of things. So these dawn articles or articles from any newspaper are, you can say, genuine source of building all these things. So we have started with these dawn articles, and on daily basis we focus on one of the articles which are given to us. Our today's topic is tectonic shifts. So before starting it, let me give you a brief idea of what actually is tectonic shift. Tectonic is basically related to the structure of Earth, the plates that make up the whole, you can say geographically the Earth's structure. ये वो प्लेट्स होती हैं जो कि जिनके बारे में ये है कि देवर ऑल ज्वाइंड और उनकी मूवमेंट से हमारे पास कुछ नेचुरल जो है वो चेंजेस आती हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यहाँ पर इस टॉपिक के या इस नेम के यूज होने का मकसद क्या है कि ये वाला जो पूरा टॉपिक है दैट इज रिटन बाय बिना शाह एंड ये वाला टॉपिक जो है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द policies of countries and the geographically two parts of the world. अब अगर हम जियोग्राफिकली दो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें जो इस आर्टिकल में यूज हुए हैं बेस्ड ऑन द नेम टेक्टोनिक शिफ्ट्स पे, वो है हमारे पास ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। बेसिकली ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का जो है वो हल्का सा वो कंपैरिजन करती हैं इस आर्टिकल में, ठीक है। और ये बताती हैं कि हमारे पास जो ग्लोबल साउथ में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका हमेशा से क्या पॉलिसीज रही हैं, ग्लोबल नॉर्थ में उनका जो है वो किस तरह से पॉलिसी शिफ्टिंग होती रही है, क्या उनका सारा हिसाब किताब रहा है, ठीक है, और किस तरह से एक चीज किसी दूसरी चीज की तरफ गई है, ट्रांजिशन हुई है उसकी, ठीक है। टेक्टोनिक शिफ्ट्स के ज्योग्राफिकली या ये जो दो टर्म्स हमने बना ली हुई हैं बेस्ड ऑन ऑल द हैपनिंग्स इन आवर हिस्ट्री, हमने किस तरह से वर्ल्ड को इन दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है और इनके बीच में शिफ्टिंग ऑफ हैपनिंग्स, शिफ्टिंग ऑफ नॉलेज, शिफ्टिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स किस तरह से होती है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले बात आ जाती है वो क्या है, When I was a teenager, the world was divided between the first world and the third world. ठीक है, वो अपने टीनेजर होने की बात करती हैं that you can probably say in 1990s और start of 2000s, ठीक है, 2000s को ही ले लेना चाहिए because mostly हमारे पास ये जो terms first world और third world है ये हमारे पास इसी सेंचुरी की या at the end of the last century ये words थे हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या कहती है कि इट वाज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट वर्ड एंड थर्ड वर्ड। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड है ये अगेन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, और थर्ड वर्ड वो जो अंडर डेवलप्ड थी, ठीक है, और इनके बीच में सेकंड वर्ड है जिनका जिसका मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक हो गया। तो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड के बीच में हमारे पास क्या आ जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वो कहते हैं द टर्म फर्स्ट डिफाइंड बाय फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट अल्फ्रेड सोवे इन 1952। द फर्स्ट वर्ड वाज द एफ्लुएंट डेवलप्ड वर्ड, ठीक है ना। एक जो है ट्रिमेंडसली जिन कंट्रीज ने प्रोग्रेस किया इकोनॉमिकली, रीजनली, अपना जो है वो हर एक हवाले से नेशनली जो जिन्होंने डेवलप किया अपने एक सिस्टम को, इंटरनल एक्सटर्नल को, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे लेकर आए, उनको कहा गया कि वो डेवलप्ड वर्ल्ड है। द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, स्टेबल एंड डेमोक्रेटिक, लाइफ हेल्ड इन फाइनाइट सेटिस्फेक्शन फॉर इट्स सिटीजन्स, ठीक है। उन्होंने उनको क्लासिफाई कर दिया, बड़ा ही खूबसूरत एक उन्होंने टर्म्स यूज की। उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो कि स्टेबल थी, डेमोक्रेटिक थी, लाइफ की उनके अंदर जो है सेटिस्फेक्शन थी उनके सिटीजन्स के अंदर, ठीक है।
On the other hand, the third world where I lived was characterized as poor, illiterate, underdeveloped, violent and insecure. ठीक है, उन्होंने कह दिया कि ये वाली वो टर्म्स थी जो कि हमारे पास थर्ड वर्ड को डिनोट करती थी, थर्ड वर्ड को रिप्रेजेंट करती थी. द सेकेंड वर्ड वॉज मेड अप ऑफ सोवियत यूनियन एंड द कंट्रीज अलाइंड विद इट, बट इट वॉज मोर फेमिलियरली नोन आइदर एज एनिमी और दोज कम्युनिस्ट. ठीक है, उनका कहती है कि एक बीच में डिवीजन थी जो कि डेवलपिंग थी. उनके अंदर सोवियत यूनियन और इसके सारे अलाइज थे, लेकिन उनको कम्युनिस्ट का नाम दिया गया. ठीक है, अब कम्युनिस्ट जो है बेसिकली इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि क्या होता है, जिसमें हमारे पास यू कैन से के उसमें ये कहा जाता है कि द होल ऑफ द इकोनॉमी बिलोंग्स टू स्टेट. ठीक है, और उसमें जो है वो क्लास लेस सोसाइटी का उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, अब क्लासलेस सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास मतलब हमारे पास जो थ्रू आउट एक थेरीज हैं, इकोनॉमी की थेरी रही जिसमें हमारे पास जो है वो आइडियलिज्म है, लिबरलिज्म है. ठीक है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म जिसको हम बोलते हैं वो आ गया. ठीक है, ये जो जितनी भी हमारे पास थेरीज रही हैं इकोनॉमी की, इनकी बेस पे हमने कंट्रीज को या वर्ल्ड को डिवाइड किया. एक हमारे पास आता है कैपिटलिज्म की थेरी. ठीक है, वो कंट्रीज जिनमें कैपिटलिज्म ये वाला इकोनॉमिक सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है. एक हमारे पास कम्युनिज्म आता है. जो कैपिटलिज्म है वहां पर हमारे पास रिच और पुअर की डिस्टिंक्शन बहुत शार्प है, जबकि कम्युनिज्म जो है इट बिलीव्स ऑन क्लासलेस सोसाइटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इकोनॉमी अंडर स्टेट एंड यू कैन से कि एवरीबडी विल बी गिवन एज ही और शी वर्क्स. तो इस तरह से उन्होंने कह दिया कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज थी उस टाइम की, उनको कहा गया और उनके अंदर जो सिस्टम था वो था कम्युनिज्म का. We paid little attention to it even when the Soviets invaded Afghanistan, bringing the second world right to the doorstep of the third. ठीक है, उन्होंने कहती है कि उस टाइम पे जो क्लास डिस्ट क्योंकि जो पूरी कंट्री अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखें, हमारे पास वर्ल्ड वॉर वन होती है, वर्ल्ड वॉर टू होती है, दो पोल्स बन जाते हैं. ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के जो विनर थे हमारे पास, एक तरफ सॉरी वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर. तो ये जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर थी. ठीक है, एक तरफ हमारे पास कैपिटलिज्म का सिस्टम था जिसको काइंड ऑफ रिच सिस्टम उस टाइम पे कहा जाता. ठीक है, तो उसको अगर देखा जाए तो वहां पर जो है कैपिटलिज्म है हमारे पास, जो है वो क्लासेस और वो जो सिस्टम है उसको इस तरह से देखा गया. दूसरी तरफ कम्युनिज्म था. ठीक है, अब कम्युनिस्ट को जैसे आपने कहा कि ये कंट्रीज यहाँ पे कहा गया है कि ये कंट्रीज वो थी जो कि डेवलपिंग कंसिडर होती थी. तो दे वर गिवन नो काइंड ऑफ अटेंशन इवन व्हेन यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान. और उनके अफगानिस्तान को इन्वेड करने से जब इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान उनकी खत्म होती है 1989 में, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि वो जो यूएसएसआर है जिसकी एक डेवलप्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इकोनॉमी थी वो बिल्कुल डाउन हो गई. तो यहाँ पर बेसिकली उसके फेलियर को जो है वो बताया जा रहा है. और अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखें तो उसका जो कम्युनिज्म का सिस्टम था उसकी वजह से वो इकोनॉमिक डिजास्टर आया. कुड नॉट कंट्रोल इट्स इकोनॉमी, कुड नॉट अफोर्ड द कोलोनियलिज्म और कुड नॉट अफोर्ड द इन्वेजन, जिसकी वजह से वहां पर उसका जो है यूएसएसआर का हमारे पास जो है वो डिवीजन हो जाती है, वो टूट जाता है, जिससे हमारे पास रशिया बनता है और बहुत सारी आप कह लो कि कार्स बनती है और बहुत सारी और कंट्रीज बनती हैं. ठीक हो गया. We were told that first or third word had more to do with economics than politics, but the two seemed inseparable when it came to the power. ठीक है, हमें पता है the first word wielded over the third. ठीक है, उन्होंने कह दिया कि जो दो कंट्रीज, उन्होंने कह दिया कि जो दो डिस्टिंक्शंस हैं इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिक्स में, लेकिन ये दोनों जो हैं वो इनसेपरेबल हैं. ठीक है, इनसेपरेबल से क्या मुराद है कि इनको सेपरेट नहीं किया जाता जब पावर की बात आती है. क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ड थी wielded over the third, उसने अपने टोटल कंट्रोल में किया हुआ था थर्ड वर्ड को. देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पावर रेस. ठीक है, एक पूरी कंट्रोल्ड फुली अथॉरिटेटिव हमारे पास डिवीजन थी और एक वो जो टोटली उनके अंडर थे. यहाँ पर मैं एक दो थेरीज का थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूंगी. हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल लॉ की थेरीज होती है. ठीक है, जिसमें एक रियलिज्म है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो यू कैन से के आइडियलिज्म या लिबरलिज्म आ जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, देन वी हैव
थेरी ऑफ कोर पेरिफेरी, ठीक है। बेसिकली जो कोर पेरिफेरी थेरी है ना, वो बेसिकली रिलेटेड है इनके साथ, ठीक है। जो हमारे पास रियलिज्म है वो कहता है कि अ स्टेट इज एवरीथिंग, स्टेट ही है, स्टेट ही सबसे आगे, स्टेट इज एवरीथिंग, ठीक हो गया। तो वहां पर हमने उसको कह दिया कि ये हमारे पास रियलिज्म है। लिबरलिज्म थोड़ा सा पीस की तरफ जाता है, ठीक है, उसको प्रमोट करता है। कोर पेरिफेरी थ्योरी बेसिकली हमारे पास फर्स्ट वर्ड और थर्ड वर्ड के साथ कनेक्ट होती है। अब कोर पेरिफेरी जो थ्योरी है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि जो दुनिया का एक पूरा हमारे पास नक्शा है, ठीक है, जो दुनिया की पूरी एक चीज है, उसका ना उसका एक स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या है, वो हमें किस तरह से लेकर चलना है उसे, या क्या करना है क्या नहीं, वो हमें वो बताते हैं। बेसिकली कोर पेरिफेरी थ्योरी सेज कि जो दुनिया है वो इस तरह से डिवाइडेड है, एक कोर है और एक उसकी पेरिफेरी है। इसमें एक्सट्रीमली सॉरी, एक हमारे पास जो है वो कोर है और एक जो है वो उसकी पेरिफेरी है, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। अब जो हमारे पास कोर है यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज आ जाती है, ठीक है, और जो पेरिफेरी है यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है हमारे पास, ठीक हो गया। अब जो कोर है बेसिकली द होल इकोनॉमिक एक्टिविटी इज हेयर, ठीक है। लेकिन उसकी उसके इर्द के जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, या जो थर्ड वर्ल्ड है, उसका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं सारे, ठीक है, वो सारे रॉ फॉर्म में आएंगे इसके पास, और जो कि बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड स्टेबिलिटी, उसको जो है रिफाइंड फॉर्म में करके पूरी दुनिया में जो है वो पहुंचाएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि एग्जाम्पल क्या है, कि एक कोर है और उस कोर को चाहे सारी पावर और अथॉरिटी उधर है, बट इट इज मोर और लेस डिपेंडेंट upon the third world countries, upon the countries that are around it, ठीक है। और वो कंट्रीज वो वाली कंट्रीज हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, दे आर रिच इन रिसोर्सेज बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज देम। दिस इज द ग्लोबल नॉर्थ एंड दिस इज द ग्लोबल साउथ, ठीक है। इसको किसी हद तक हम थेरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस या थेरी ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन उन थेरीज में थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट हैं। जो सबसे एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट इसको डिफाइन करता है वो है कोर पेरिफेरी का, ठीक हो गया। इसको देखते हुए हम ये देख सकते हैं, we were told that first had no have had more to do with economics than politics, ठीक है। तो इकोनॉमी में हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट आता है, बट टू सीम्ड इनसेपरेबल व्हेन इट केम टू पावर, ठीक हो गया। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यूज्ड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड मनी टू कीप देम अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। अब वो सोवियत यूनियन से उनको दूर रखना चाहते थे, क्यों? बिकॉज हमारे पास हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास एक तो ग्लोबल नॉर्थ है, ठीक है, जो उसमें हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जो ग्लोबल साउथ है ना, उसके बारे में जो है वो ये है कि उनको अपने रिसोर्सेज को मैनेज या उनको एक्सप्लॉइट करना नहीं आता, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस दे कैन नॉट अफोर्ड इवन दैट, ठीक है। वहां पर अब कोई तीसरी पार्टी, कोई कमीशन बेस्ड काम होगा तो ही उससे फायदा उठाया जाएगा। मैंने अभी जो थ्योरी बताई है उसी को ही थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि उन कंट्रीज ने बहुत कोशिश की कि सोवियत यूनियन के पास ना चले जाए, हम ही इनसे फायदा उठाएं। बिल्डिंग on the foundations that colonialism and imperialism had laid for them in the previous 2 centuries, the first world gained free access to the third world's economic market. क्यों? क्योंकि वो colonialism, imperialism, ठीक है, इन कंट्रीज को कंट्रोल करने का, उनको अपनी कॉलोनीज बनाने का कॉन्सेप्ट बड़ी देर से चला रहे थे। Influence of their education system and a cultural dominance that warped young people's self-esteem and pride in their own identity. ठीक हो गया। The first world rewarded those third world countries for their loyalty with generous foreign aid. अब उनको अपने पास रखे किस तरह हुए थे? Foreign aid, favorable trade deals, unending support for their governments, no matter how corrupt or undemocratic. एक चीज आपको बता दूं मैं कि जो हमारे पास यू कैन से कि ये सारे होते हैं ना कंट्रीज वगैरह और ये सारे, ठीक है, चाहे कोई एक बहुत ही वीक कंट्री भी है, चाहे कोई ऐसा कंट्री भी है जिसके पल्ले कुछ नहीं, लेकिन बीइंग अ कंट्री फिजिकली प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। उसके कुछ पास कुछ और ना भी हो तो उसकी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन इस तरह की होगी कि कंट्रीज माइट बी नीडिंग इट, ठीक हो गया। बिकॉज हर कंट्री चूंकि जियो स्ट्रेटेजिकली भी उसकी इंपॉर्टेंस है
पॉलिसीज में भी उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसकी अपनी एक आइडेंटिटी ना भी हो तो इट कैन बी अ प्लेस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर एनी टू कंट्रीज। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास जो ग्लोबल साउथ है, द वर्ल्ड हैज ऑलवेज नीडेड इट, इनफैक्ट द वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट विदाउट देम। ठीक है, नॉर्थ को हमेशा उसी तरह उनकी जरूरत रही है। इंडीड द फर्स्ट वर्ड क्वाइंड द टर्म बनाना रिपब्लिक। ठीक है, बनाना रिपब्लिक जो है ये टर्म उन्होंने क्वाइन किया किन के लिए? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। Some of these third world countries, even as they propped up their autocrats and encouraged them to function as the polar opposite of Western liberalism for half a century। हालांकि ये भी हुआ था कि उन्होंने जो है प्रॉप्ड अप होता है टू लिफ्ट, ठीक है ना, कि इवन देन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ट्राई टू लिफ्ट अप सम ऑफ देयर लीडर्स। ठीक है, उनको कहा कि आप अपना सिस्टम इस तरह लेकर आए जिस तरह नॉर्थ का है। ठीक है, और ये तकरीबन चलता रहा काफी अरसे तक, बट इवन देन वो बनाना रिपब्लिक बन जाता था। ठीक है, बनाना रिपब्लिक बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यू कैन से कि इसके अंदर थोड़ा सा ना कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट और ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो बहुत वीक होती है। ठीक है, तो उसको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है कि एक अथॉरिटी तो उसमें होती है, ठीक है, लेकिन इट इज अ काइंड जिसमें सिविलियंस की जो हालत है वो बहुत यू कैन से कि पथेटिक होती है। ठीक है। अच्छा, इज द टर्म ग्लोबल साउथ ऑब्सोलेट? ठीक है, ऑब्सोलेट का होता है कि कोई चीज जो एंड हो जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या ये टर्म अभी भी यूज होता है या नहीं होता, या इसका क्या हिसाब किताब? अच्छा, उसके बाद वो आगे चलते हैं तो वो कहते हैं by the 1990s, the world had benefited from 20 to 30 years of decolonial studies and Marxist economies. Edward Said's powerful work of Orientalism and Gayatri's work on subalternity. Basically, Orientalism और subalternity दो हमारे पास terms हैं। Orientalism में आता है study of languages, basically literature, language and philosophy। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, language, literature, फिलोसफी एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके अलावा सब ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है इस स्टडी में आ जाता है हमारे पास। मतलब बेसिकली सब ऑल्टर वो वाले ग्रुप्स होते हैं सोसाइटीज के जो कि वीक ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, वीक ग्रुप्स अंडर एलीट्स, ठीक है, जिनके ऊपर सोसाइटी के जो एलीट्स हैं उनका पूरा पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है ना, तो उन्होंने कह दिया कि ये वाले जो दो काम है हाउ दे आर रिलेटेड। उन्होंने कह दिया कि द वर्ल्ड benefited from 20 to 30 years of decolonial studies and Marxist economies। जब बकायदा तौर पे इनकी आपस में जो है वो कॉलोनलाइजेशन का टाइम खत्म होता है हमारे पास, इमिडिएटली ये सारा प्रोसेस तब ही स्टार्ट हो गया था जब यूएनओ बनता है। शुरू में कुछ कोल्ड वॉर हमारे पास हुई इनकी, लेकिन उसके बाद जब हम 80s 90s और 2000s के स्टार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अब जो है वो डीकोलोनलाइजेशन हो गया हुआ है। ठीक है, the liberation theologies of South America and anti-apartheid movement of South Africa। ठीक है, एंटी अपार्थेड ये भी असल में अपार्थेड होता है रेसिज्म। ठीक है, रेसिज्म वाइट सुपीरियरिटी ओवर ब्लैक या कलर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो है वो एंटी अपार्थेड मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में हुई वो जो है उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, द टर्म थर्ड वर्ल्ड बिगेन टू गिव वे टू ग्लोबल साउथ somewhat due to political correctness but mostly out of their own loathing for an appellation that symbolized dysfunction and underdevelopment। यहाँ पर जो है वो जिस चीज को बताना चाह रहे हैं, एपिलेशन मतलब होता है अ नेम और अ टाइटल। ठीक है ना, तो इस चीज को हम इस तरह से हम कहेंगे नेम और टाइटल। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि ड्यू टू पॉलिटिकल करेक्टनेस द टर्म थर्ड वर्ल्ड ह्यूमन ग्लोबल, अब ये जो थर्ड वर्ल्ड है ये खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से अब हम ग्लोबल साउथ की टर्म की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो है थर्ड वर्ल्ड उसको ये कहा गया बिकॉज दे वर ऑन दैट सिंबलाइज डिसफंक्शन एंड अंडर डेवलपमेंट। जो वो कंट्रीज थी ना उनको लगा कि इस नाम की वजह से उनके ऊपर उनका जो एक स्टेट का सिस्टम है वो टैग लग गया उनके ऊपर कि उनके अंदर डिसफंक्शनलिज्म है और अंडर डेवलपमेंट है। तो उन्होंने अपने आप को ग्लोबल साउथ का नाम दे दिया। इवन देन दे डिफरेंशिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, द ग्लोबल साउथ इज मेड अप ऑफ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, yet some countries in it began to achieve economic industrialization। इंडिया, चाइना, ब्राजील। ठीक है, टुडे
The inclusion of very rich countries like the UAE and Saudi Arabia, as well as tiny Costa Rica and prosperous Malaysia, raises the question of whether the global south term is now stretched beyond usefulness, too racialized, or even simply obsolete. ठीक है, अब इस टाइम पे जो है ग्लोबल साउथ में अगर हम जियोग्राफिकली टेक्टोनिक डिवाइड के तौर पे इसको देखें तो साउथ ऑफ द वर्ल्ड में ये सारे कंट्रीज हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, फुल ऑफ सम यू कैन से कि नॉलेज एंड फैक्ट्स, ये सारी हमारे पास लाइंस है। उन्होंने कह दिया कि अब तो ये भी शामिल है, ये सारी हमारे पास जो है वो डेवलप्ड, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इनकी एक अच्छी इकोनॉमी है, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स है, रीजन है। तो क्या ये अभी भी टर्म है या ये खत्म हो गया? अब इसको देखते हैं। Not so, according to political researcher Nord Dedos and Reen Connell, ठीक है, उनके मुताबिक क्या बात उन्होंने की है? In their eyes, the use of phrase global south marks a shift from a central focus on development or cultural difference towards an emphasis on geopolitical relations of power. ठीक है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत वे में उन्होंने कह दिया कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, ये टर्म अब इसमें आ गया हुआ है कि वो कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट पे फोकस है, ठीक है ना, और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस ऑफ पावर पे है। सिर्फ ये नहीं कि उनके अंडर कितने कॉलोनीज हैं, कितनी कंट्रीज को उन्होंने कॉलोनीज बनाया अपना, किन के ऊपर उनकी अथॉरिटी है, ठीक है। Former colonies aligned as countries whose interests clashed with industrialized powers in the West and communist bloc, thus ignoring Cold War division of the 50s and 60s. Today, the global south is more than just a metaphor for underdevelopment. ठीक है, उन्होंने कहा कि वो थर्ड वर्ल्ड टर्म जब खत्म हुआ था ना, उसके साथ ही वो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया डिसफंक्शन और डिस्टेबलाइजेशन का। अब जो ग्लोबल साउथ है, somehow the countries which are included in it, they feel proud of this thing, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली ये बताया, ये करके दिखाया, ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो प्रोग्रेस है वो, ठीक है, और फिर जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है, ठीक है, उसको उसकी डिवीजन को खत्म किया। यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो सोशलिज्म का है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे सारी कंट्रीज ने अपनी पॉलिसीज से, अपनी इकोनॉमी से, अपनी सारी चीजों से जो है इस चीज को हाईलाइट किया कि नो देयर इज नो डिफरेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। अब दुनिया एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चल रही है जो कि सोशलिज्म है और इन दो कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है। Instead, it references an entire history of colonialism, new imperialism, and differential economic and social change through which large inequalities in living standards, life expectancy, and access to resources are maintained. ठीक है, ये उसी की कंटिन्यूटी है। बट एज वी ट्रांजिशन फ्रॉम अ यूनिपोलर टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, यहाँ पर एक थोड़ा सा वो जो है वो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। पहले उन्होंने थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया, चीजों को डिफाइन किया, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा जो है वो पास्ट उसका जो एक ये सारा कॉन्सेप्ट रहा है उसकी तरफ चले गए। अब वो थोड़ा सा प्रेजेंट से करके बाद कि इस टाइम पे जो थर्ड वर्ड है वो ग्लोबल साउथ की तरफ चला गया, ठीक है। और अब वो अगली बात करते हैं, एज वी ट्रांजिशन फ्रॉम अ यूनिपोलर टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, पोलिटिकल साइंटिस्ट John Aikenberry envision a global north, a global south, and a global east led by China and Russia. ठीक है, इन्वेजन होता है किसी चीज का तस्वुर, उसकी थिंकिंग्स, ठीक है ना, वो अब जो है उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि ये है द ग्लोबल साउथ इन दिस सिनेरियो इज मोर पैसिव एंड लैक्स लीडरशिप एंड बोथ द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल ईस्ट compete फॉर इट्स लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। उन्होंने कहा कि अभी भी जो ग्लोबल साउथ है, अगर उन कंट्रीज का हम सिस्टम देखें तो वहां पर थोड़ी सी नेगेटिव लीडरशिप हमें मिलती है या कम लीडरशिप मिलती है। तो उन्होंने कह दिया कि अब हमने, हाँ, ठीक है, अब हमने जो है वो इसको थोड़ा सा स्टिल व्हेन साउथ अफ्रीका टू इजराइल टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन चार्जेस ऑफ जेनोसाइड इन Gaza, many global south countries rallied behind the cause of ending the conflict in Gaza and getting Israel to face international law for its alleged war crimes। यहाँ पर अब वो एक और एग्जांपल देते हैं कि साउथ अफ्रीका, ठीक है, जो कि ग्लोबल साउथ में कंसिडर होता है, उन्होंने कहा कि इस पूरे कोड को हमने ना वीक नहीं लेना। यहाँ पर जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, वो इसराइल को जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लेकर गया होगा, ठीक है, ऑन द कॉज ऑफ जीनोसाइड इन गजा, क्योंकि ये आज का कॉज नहीं, बहुत पुराना है। लेकिन जब वो लेकर गया तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनके पीछे गई, ठीक है ना, कि इस वॉर को एंड किया जाए, ठीक है। साउथ अफ्रीका हिस्टोरिक डिफीट ऑफ अपार्थाइड
लेकिन साउथ अफ्रीका को फिर भी आईसीजे में अपार्थाइड जो वाइड एक सुप्रीमेसी है उसके आगे शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हुआ क्या, gave the accusers case moral as well as legal weight। उसकी वजह से हुआ ये कि आज जो वहां पे जिनोसाइड हो रही है उसमें उनको ज्यादा वेट और स्ट्रेंथ मिल गया है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी मिल चला जाएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Instead of just backing Palestine in places like ICJ and UN, the global south was now taking direct action against Israel in those very forums। ठीक है ना, ये भी लिया गया और अब लिया जा रहा है। This marks a powerful change in the way these countries align and negotiate global conflicts। ठीक है, उसने कह दिया कि इससे हमें ये पता चलता है कि अब हम ग्लोबल साउथ को जो है वो इजी नहीं ले सकते, इसमें जो कंट्रीज हैं हम उनको इजी नहीं ले सकते। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये इनके अंदर बेशक उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, बट दे हैव दिस मैटर कि वो यहाँ से उठे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंचे और वहां पर एटलीस्ट एक आवाज उठाए एक ऐसी हैपनिंग्स के बारे में जिसके बारे में हमारी जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो भी खामोश हैं। This marks a powerful change in the way these countries align and negotiate global conflicts. In politics, sometimes language reflects these changes and sometimes it is a precursor or an instigator of change। ठीक है, प्रिकर्सर होता है किसी भी चीज से पहले आना, फॉररनर। ठीक है, यहाँ पर वो थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर आ रहे हैं बिकॉज जो हमारा ग्लोबल साउथ है उनकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर, मतलब हर एक जो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड है उसकी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ डीलिंग थिंग्स डिफरेंट ही होगा दूसरी से। ठीक है, या ये इंस्टिगेटर हो सकता है चेंज का, ये चेंज का फोर रनर ना भी सही लेकिन उसको इंस्टिगेट कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। Like the movement of tectonic plates that creates earthquakes on the higher ends of Richter scale, the deliberate use of the term global south will instigate a major shift towards a world where global justice must prevail। बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर आके वो अपने आर्टिकल का जो टॉपिक है उसको बताते हैं कि जिस तरह टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं उनकी मूवमेंट से नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक द मोस्ट डिजास्टर्स कैटास्ट्रॉफी, उसी तरह ही जब हम टर्म बार बार ग्लोबल साउथ यूज करते हैं तो हो सकता है कि एक दिन ये इतनी ज्यादा टर्म जो है वो इंस्टिगेट कर जाए इन कंट्रीज को कि जो है वो हर तरफ एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन आ जाए। यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब कोई चीज हद से बढ़ जाती है तो उसका जो एक इम्पैक्ट होता है ना ओवरऑल वो बड़ा शदीद होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब व्हेन यू आर डीलिंग इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड, व्हेन यू आर डीलिंग विद द कंट्रीज, तो हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें। ठीक हो गया, तो इस पूरे आर्टिकल में जो कि बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है एंड पे उन्होंने ये गजा की एग्जांपल यूज करके बड़ी अच्छे तरीके से एक एग्जांपल के तौर पर उन्होंने बताया। फिर लास्ट पैराग्राफ में वो लैंग्वेज को कहते हैं कि लैंग्वेज जो है और लिटरेचर और ये सारी चीजें मैटर करती हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज। तो वो बता रहे हैं कि किस तरह से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का हमेशा से एक वे ऑफ डीलिंग थिंग्स रहा है और इसकी क्या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। A very thought-provoking and very conceptual article full of vocabulary, general knowledge concepts, and a very good analysis of tectonic shifts। I hope कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा और अब आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में एक नए आर्टिकल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।